Assalamu alaikum students, welcome back with our lecture number 2 atomic structure from chapter number 5। और इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी और बाद में 1919 में यानी 1919 में रदरफोर्ड ने इन पॉजिटिव रेज में से प्रोटॉन्स को कैसे डिस्कवर किया था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें हमने लास्ट टाइम देखा था कैथोड रेज डिस्कवरी में कि किस तरह डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई और देखा गया कि कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जो है वो कुछ नेगेटिव रेज जो हैं वो ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन बाद में गोल्डस्टीन ने ये सोचा, ही वॉज गोल्डस्टीन, उसने ये सोचा था कि अगर ट्यूब के अंदर नेगेटिव टाइप की रेज मौजूद हैं, क्योंकि उस वक्त ये नहीं पता था कि नेगेटिव रेज हैं, वो तो बाद में पता चला था। उन्होंने कहा अगर कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ जा रही हैं तो देयर मस्ट रेज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ट्यूब जो एनोड से कैथोड की तरफ जाएं। ये उनकी सजेशन थी, उनकी प्रपोजल थी कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये डिस्कवरी कैथोड ट्यूब उस वक्त विलियम क्रूक की ट्यूब में नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ये कैथोड थी ना वो परफोरेटेड नहीं थी। इन्होंने फ़र्क क्या लिया यहाँ पे, इन्होंने ये जो कैथोड थी उसको परफोरेटेड लिया। अब हुआ क्या, आपने देखा था स्टूडेंट्स के कैथोड रेज इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती हैं। दीज आर नेगेटिव रेज विच आर कॉल्ड कैथोड रेज। इसी वक्त उन्होंने देखा कि कैथोड की तरफ यहाँ पे ग्रीनिश ग्लो मिल रहा है, यहाँ पे भी ग्रीनिश ग्लो मिला है। देखें यहाँ पे तो पहले मिल रहा था, ये ग्रीनिश ग्लो कैथोड का था। दिस इज फॉर कैथोड रेज। अब मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। देखें इधर से नेगेटिव, ये कैथोड है, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ तो रेज आ रही हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड रेज। लेकिन जब उन्होंने इस कैथोड को परफोरेटेड लिया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया यहाँ से कुछ रेज इस तरफ भी आ रही हैं जो यहाँ पे ग्रीनिश ग्लो दे रही हैं। चूंकि ये वाली जो रेज थी ये ऑपोजिट ट्रेवल कर रही थी टू दी कैथोड रेज, दैट इज वाई उन्होंने कहा ये अलग टाइप की रेज हैं और उन्होंने इनको पॉजिटिव रेज का नाम दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे कि ये पॉजिटिव रेज किस तरह से जो है वो बिहेव करती हैं, बनती कैसे हैं। तो प्रॉपर्टीज, अभी मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पे भी आऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, कैथोड रेज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कैथोड रेज कैथोड से बनती हैं, लेकिन हमने वहां पे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कैथोड रेज जब किसी गैस से जाके टकराती हैं तो उसको आयनाइज कर देती हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही हुआ होगा। इस ट्यूब के अंदर गैस है, ये जो कैथोड रेज जब कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी तो रास्ते में गैस थी, अब गैस हुई आयोनाइज। अब गैस को मैटर कहते हैं और मैटर को आप एम लिख सकते हो। उस एम से एक इलेक्ट्रॉन टकराया, उसके एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया और मैटर पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ क्या हुआ। सपोज करें हमारे इस ट्यूब के अंदर कोई गैस है जिसके यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लो आप। अब यहाँ से कैथोड रेज आई हैं, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही हैं बेसिकली कैथोड रेज। तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराई हैं, इसको भी नॉकआउट कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ये खुद था और एक इलेक्ट्रॉन जो इस गैस के अंदर मौजूद था उसको नॉकआउट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हुए। तो इस तरह जब मैटर से आके कैथोड रेज टकराई हैं तो मैटर पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यानी गैस आयोनाइज होगी और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इस तरह ये पॉजिटिव रेज इस ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। ओके, पॉजिटिव रेज तब प्रोड्यूस हुई हैं जब गैस आयोनाइज हुई है बाय दी कैथोड रेज। अब ये जो रेज पॉजिटिव बनी हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन ये रेज जाती हैं ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज। सपोज करो अगर कैथोड रेज इस तरफ जा रही हैं तो ये रेज इस तरफ आएंगी और चूंकि यहाँ से ये छोटा सा जो पिन होल है इनको हम कैनाल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेज कैनाल रेज पहले इनको नाम दिया गया। गोल्डस्टीन ने इनको कैनाल रेज का नाम दिया क्योंकि ये रेज ये टिनी होल्स में से पास कर रही थी और यहाँ से पास करके यहाँ पे आपको ग्लो दे रही थी कैथोड की बैक साइड पे। तो चूंकि ये कैनाल से गुजर रही हैं इसलिए इनको क्या बोला गया, ये कैनाल रेज हैं। ओके, तो तब ये नहीं पता था कि इन रेज पे पॉजिटिव चार्ज है या इन पे नेगेटिव चार्ज है। बस इतना पता था कि ये कैथोड रेज से ऑपोजिट ट्रैवल करती हैं
स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। चूँकि ये टिनी होल्स कैनाल्स में से पास कर जाती हैं, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया कैनाल रेज का। और स्टूडेंट्स याद रखना, इनको हम एनोड रेज नहीं कहते, क्योंकि ये एनोड से नहीं बनी, ओके, ये गैस की आयनाइजेशन से बनी है। तो मजीद प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। पहली मैंने प्रॉपर्टी आपको सिर्फ ये बताई है कि ये रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, हाउ दीज रेज प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ऑलराइट। तो अगली प्रॉपर्टीज़ में मूव करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है, ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, पहली प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि ये जो रेज हैं इनकी E/M वैल्यू क्या गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। तो आंसर है यस, इनकी जो E/M वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस फील्ड इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। देखो, जब हमने कैथोड रेज डिस्कवरी में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो E/M वैल्यू है वो नहीं चेंज होती बाय चेंजिंग दी नेचर ऑफ गैस, बट इन केस ऑफ पॉजिटिव रेज जब भी हम गैस को बदलेंगे, सपोज करो अगर आप हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भरोगे तो वो और तरह की पॉजिटिव रेज बनेगी, हीलियम भरोगे और तरह की, मतलब जो भी गैस भरोगे उस हिसाब से जो है वो आपके पास उसकी मुख्तलिफ तरह की आपको प्रॉपर्टीज देखने में मिलेंगी। तो इसका मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जोन सी गैस भरी होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। और इंटरेस्टिंगली रदरफोर्ड जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ सर जे थॉमसन एज वेल, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे 1897 में। तो रदरफोर्ड ने, वैसे तो इसमें जब हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी पॉजिटिव रेज बनती थी, ट्यूब के अंदर जब हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी पॉजिटिव रेज तब भी बनती थी, लेकिन रदरफोर्ड ने 1919 में बताया था कि जब हाइड्रोजन गैस हम भरते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, then protons are produced। देखें स्टूडेंट्स, अभी एक फंडामेंटल पार्टिकल पहले ही 1897 में डिस्कवर हो चुका था जो जे थॉमसन ने किया था। दूसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल था वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था 1919 में, इसी पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी के बाद। दैट इज व्हाई दिस पॉजिटिव रेज डिस्कवरी आल्सो नोन एज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एज वेल, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लेकिन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज थी ये तो गोल्डस्टीन ने की है, ओके, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये कैथोड को होल उसके अंदर करके या कैनाल बना के। लेकिन उस ट्यूब के अंदर जब उसने रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन गैस को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक्चुअली प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। तो प्रोटॉन्स डिस्कवर जो किए थे वो गोल्डस्टीन ने नहीं किए और रदरफोर्ड ने किए थे। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें ये प्रोटॉन उन्होंने किस चीज़ को नाम दिया, ये ज़रा आप डिटेल में देख लें। देखें आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस होती, इसके अगर हम सिंगल एटम को कंसीडर करें उसमें एक प्रोटॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन एक होता है, और यहाँ पे एक वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब कैथोड रेज आएंगी इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी, इसको तो यहाँ से नॉकआउट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो पीछे हाइड्रोजन गैस के पास सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन, यानी एक ही प्रोटॉन बचा है। तो इस तरह जब हम इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो उससे जो पॉजिटिव रेज बनती हैं उनको कहते हैं क्या, प्रोटॉन। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब जब आप हीलियम भरोगे ट्यूब के अंदर गैस, तो तब प्रोटॉन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, पॉजिटिव रेज तो बनेंगी तब, लेकिन प्रोटॉन सिर्फ तभी प्रोड्यूस होंगे जब हम कौन सी गैस भरेंगे, हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो आपको बताने लगा हूँ, इसको गौर से समझना है आपने। द E/M वैल्यू, द E/M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1836 times greater than E/M value of प्रोटॉन। यहाँ पे आपने ये बात
ज़ेर गौर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि जो E/m वैल्यू है यानी चार्ज टू मास रेशो वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन की वो होती है ज़्यादा, और कितनी ज़्यादा होती है 1836 टाइम्स ज़्यादा, किससे? प्रोटॉन की E/m वैल्यू से। तो इसका क्या आंसर बनेगा, इसका लॉजिक क्या है? तो स्टूडेंट्स पहले इसके आंसर में एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपके पास प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, इसका जो मैस है, मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। पहले तो इस बात पे आप फोकस करें। देखें जो मैस है वो प्रोटॉन का ज़्यादा है। आई रिपीट इट अगेन, मैस किसका ज़्यादा है? ये मैंने लिखा है मैस ऑफ प्रोटॉन, ये ज़्यादा है किससे? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये थोड़ा होता है। ओके, मैस ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है। लेकिन जब हम E/m वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पे सपोज करें मैं प्रोटॉन ही के लिए ले रहा हूँ सारा कुछ, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो। अब इस बात को गौर से समझना ही, मैं ये चौथा पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। देखें प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मैस कम है। प्रोटॉन का कितना ज़्यादा मैस है? 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो अब जब हम E/m वैल्यू निकालेंगे इसकी भी, तो आप देखें हमारे पास इस पूरी रेशो में दो चीज़ें हैं, एक ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब देखें डिनोमिनेटर में मैस आ रहा है, तो ये प्रोटॉन का यहाँ पे है ज़्यादा, ये मैस प्रोटॉन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ये वाला मैस कम है। तो जब कोई चीज़ नीचे ज़्यादा डिवाइड होगी, या प्रोटॉन का मैस चूँकि ज़्यादा है, m नीचे ज़्यादा डिवाइड होगा, तो अल्टीमेटली ये सारी वैल्यू आपके पास कम ही आएगी ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मैस चूँकि कम है, तो ये वाली सारी वैल्यू आपके पास निस्बतन ज़्यादा आएगी। चूँकि इलेक्ट्रॉन का मैस इतने गुना कम है प्रोटॉन के मैस से, दैट इज़ वाई जो E/m वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो इतने ही गुना फिर ज़्यादा है प्रोटॉन की E/m वैल्यू से। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि जो E/m वैल्यू है ये मैस से इन्वर्सली रिलेट करती है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। पांचवें पॉइंट में हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी गैस को डिफरेंटली भरते हैं, सपोज करो जब आप हाइड्रोजन गैस भर रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तब तो पॉजिटिव रेज जो है वो प्रोटॉन है। लेकिन अगर हम सपोज करो कोई और गैस भरते हैं जो हाइड्रोजन गैस से हटके हो, तो तब कौन सी रेज प्रोड्यूस होंगी? पांचवी प्रॉपर्टी, द E/m वैल्यू ऑफ या फॉर हाइड्रोजन गैस, फॉर हाइड्रोजन गैस is greater as compared to any other gas। देखें स्टूडेंट्स, पहले हम कंपैरिजन कर रहे थे यहाँ पे E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन का किसके साथ? E/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन के साथ। लेकिन अब जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो E/m वैल्यू पॉजिटिव रेज ही की है सारी, मतलब जिस भी E/m वैल्यू की हम बात करेंगे वो पॉजिटिव रे ही की होगी। तो जो E/m वैल्यू है किसी भी पॉजिटिव रे की, वो हमेशा कम ही आएगी अगर हम हाइड्रोजन गैस को भरते हैं, क्योंकि सबसे लाइटर जो हमारे पास गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ये सबसे लाइटर गैस है, यानी इसका मैस सबसे थोड़ा है। अब हम स्टूडेंट्स जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो एक गैस का दूसरी गैस के साथ कर रहे हैं। तो अगर सपोज करो आपके पास हीलियम गैस है, तो इसकी जो E/m वैल्यू है ये कम आएगी, लेकिन हाइड्रोजन की E/m वैल्यू आएगी ज़्यादा। इसकी वजह बहुत सिंपल है, देखें हाइड्रोजन गैस का मैस जो है मॉलिक्यूलर मैस वो कम है, तो जब नीचे कम वैल्यू डिवाइड होगी तो E/m वैल्यू ज़्यादा आएगी। लेकिन हीलियम का मॉलिक्यूलर मैस चूँकि ज़्यादा है तो इसकी E/m वैल्यू कम आएगी। तो सारी गैसेस में सबसे ज़्यादा जो E/m वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये रेज सीधी ट्रैवल करती हैं, जैसे हमने देखा था कैथोड रेज, जब उनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है उनका शैडो बन जाता है। सेम मैनर से अगर पॉजिटिव रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए उसका भी शैडो बन जाता है। तो इससे ये साबित होगा पॉजिटिव रेज भी सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं। और जिंक सल्फाइड हमारे पास अगर प्लेट हो तो उस पर ये ग्लो प्रोड्यूस कर देती हैं। इसके अलावा ये भी गैस को आयनाइज कर सकती हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने ज़रूर देखनी है। तो मैं इस लेक्चर को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। देखें इस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से पॉजिटिव रेज डिस्कवर हुई थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और इसको डिस्कवर की था गोल्डस्टीन ने। और
फिर बाद में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो की थी वो की थी इसी एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने आफ्टर काफ़ी ज़्यादा अरसे के बाद 1919 में। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन एज वेल। फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ की बात की, ये रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, गैस की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने बताया E/m वैल्यू गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो E/m वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस थोड़ा होता है। फिर मैंने बताया जो E/m वैल्यू है हाइड्रोजन गैस की वो बाकी गैसेस से ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही सबसे हल्की गैस है और इसका मैस ही सबसे कम है, इसीलिए इसकी E/m वैल्यू बाकी सब गैसेस से ज़्यादा होगी। और दैट्स इट। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने देख लेनी है। स्टूडेंट्स, आई होप के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है और याद करने के साथ साथ आपने इसको लिख के भी देखना है। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है, उसको भी आपने ज़रूर देखना है। अल्लाह हाफ़िज़।